खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। जिस दिन से लॉकडाउन खत्म कर अनलॉक 1 को लागू किया गया, उसी दिन से पेट्रोल डीजल के दाम भी लगता है कि अनलॉक कर दिए गए और तेजी से बढ़ रहे हैं। हाल ये है कि सिर्फ 9 दिनों के अंदर दोनों के दाम 5 रुपए तक ज्यादा हो चुके हैं। हालात एक तरफ ये कि जहां नौकरियां जा रही हैं, देश में आर्थिक संकट गहराया हुआ है, लोगों की परचेसिंग पावर कम हो रही है, वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल के दाम रिकॉर्ड बनाने की तरफ बढ़ रही हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या मान लिया जाए कि जनता को राहत किसी भी हाल में नहीं दी जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम 0 यानी कि 0 से भी नीचे चले गए थे, तब भी जनता को राहत नहीं मिली थी। लेकिन जैसे ही दाम थोड़े से बढ़े तो सीधे जनता की जेब से पैसा निकाला जा रहा है। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या वाकई में लॉकडाउन के दौरान जो राहत जनता को मिलनी चाहिए थी, वो राहत जनता को नहीं दी गई। तो फिर लॉकडाउन खत्म होने के बाद जब पेट्रोल डीजल के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ रहे हैं, तो जनता से पैसा क्यों वसूला जा रहा है? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से जो महंगाई बढ़ेगी, क्या जनता पर दोहरी मार नहीं पड़ने वाली? तो सवाल यही कि तेल में चिंगारी, क्या वाकई में महंगाई की तैयारी कर ली गई? और इस पर बात करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद है। एक एक करके आपको तमाम मेहमानों से रूबरू कराते हैं। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस नेता सुरेश चौधरी जी, हमारे साथ मौजूद है बीजेपी नेता सुरेश गर्ग जी, अर्धेश शास्त्री हमारे साथ प्रियंका जाबक जी हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के सचिव शशांक कुरानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसके साथ साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता निर्मल तिवारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। शशांक, चर्चा को मैं आपके साथ शुरू करना चाहूंगा। आपको याद होगा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हालात ये हुए थे कि तेल खरीदने को कोई तैयार नहीं था और पेट्रोल डीजल के यानी कि कच्चे तेल की कीमत बेहद नीचे चली गई थी, लेकिन जनता को राहत नहीं मिली थी। तो अब जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में थोड़ा पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, तो फिर जनता से वसूला क्यों जा रहा है? निसंदेह पेट्रोल डीजल के दामों में जो कमी आनी चाहिए या जो जनता को जो बेनिफिट देना चाहिए, वो सरकार ने अभी तक नहीं दिया है। आज स्थिति ये है कि लगभग 20 रुपये का तेल जो है, जिसकी कि लैंडेड कॉस्ट लगभग 20 रुपये आती है, उस पर 50 से 60 रुपये तक का टैक्स लिया जा रहा है। कुछ टैक्स इसमें भारत सरकार की जेब में जा रहा है और कुछ टैक्स राजस्थान की सरकार के पास जा रहा है। मेन जो बात आपको देखनी पड़ेगी इसमें और सारे दर्शकों को समझने वाली बात है, वो ये है कि आज भी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत लगभग 76 रुपये है, 76 रुपीज़ है, और जयपुर में यही रेट 83 रुपये के आसपास पहुंच गई है, जो कि ऑल टाइम रिकॉर्ड है जी। इसका सबसे बड़ा कारण है कि राजस्थान में जो पेट्रोल और डीजल पे वैट है वो सबसे ज़्यादा है पूरे हिंदुस्तान में। मैं आपको छोटा सा एक कंपैरिजन देना चाहूँगा। पंजाब में पेट्रोल की रेट आज की तारीख में 73 रुपये है जी, हरियाणा में 75, यूपी में 77, गुजरात में 72 और राजस्थान में 83। ये मैं आज की रेटें बता रहा हूँ जी। उसी तरह डीजल की रेटों में भी लगभग 7 से 8 रुपए तक का अंतर है बाकी राज्यों से की तुलना में राजस्थान से जी। लेकिन ये लूट हो कहाँ रही है? लॉकडाउन के दौरान तो राहत दी नहीं गई जब पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए, तो फिर अब पैसा वसूला क्यों जा रहा है? पिछले 9 दिन के अंदर 5 रुपए बढ़ा दिए गए। इस बार तो नौतपा भी 9 दिन नहीं चला था। नहीं, देखिए जी, ये जो 5 रुपये बढ़ाए गए हैं, ये तो सेंट्रल एक्साइज के कारण बढ़े हैं, पर जो मेन मुद्दे की बात है वो ये है कि जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, तब से राजस्थान में जो वैट लगता है जी, उसको 8% व 6% बढ़ा दिया गया। 8% तो बढ़ा दिया गया पेट्रोल पे, अब वो 38% के ऊपर है, और डीजल पे जो वैट लग रहा है वो 28% लग रहा है, जो कि अपने आप में एक बहुत बहार है सिर्फ राजस्थान की जनता के ऊपर। तो मेरा तो यही गुजारिश रहेगी सरकार से कि राजस्थान की जनता को कम से कम बाकी जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनके बराबर लाया जाए। ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अपने दर्शकों को जरा ये बताते हैं कि आखिर क्यों पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है।
ये आप समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल लॉकडाउन के दौरान पेट्रोल पर 13 रुपए टैक्स बढ़ाया गया था। लॉकडाउन खोलने के बाद लगातार 9 दिन से तेजी जारी है। पेट्रोल और डीजल के रेट 5 रुपए प्रति लीटर बढ़ गए हैं। सरकार ने लॉकडाउन में पेट्रोल डीजल की हर दिन होने वाली समीक्षा को रोक दिया था, लिहाजा पेट्रोल डीजल के रेट में कोई बदलाव उस दौरान देखने को नहीं मिला था। आपको राहत मिलनी चाहिए थी, लेकिन समीक्षा रोक दी गई थी, टैक्स को बढ़ा दिया गया था। अगर हर दिन समीक्षा होती तो पेट्रोल डीजल करीब 10 रुपए प्रति लीटर तक सस्ता हो सकता था, इससे ज्यादा भी हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वजह, अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत उस दौरान $10 से नीचे आ गई थी। सरकार ने लॉकडाउन के दौरान 2 बार टैक्स भी बढ़ा दिया। टैक्स इतना बढ़ा दिया जितना लोगों को राहत मिल सकती थी, यानी कि लॉकडाउन के दौरान जो आपको राहत मिलनी चाहिए थी उसको सरकार ने अपनी जेब में डाल लिया और टैक्स बढ़ाकर 2 लाख करोड़ से ज्यादा अपने खाते में डाल लिए। जनता को राहत नहीं दी। अब हर दिन समीक्षा होने से तेल के दाम बढ़ने लगे हैं। आने वाले दिनों में तेल कंपनियां दाम और भी ज्यादा बढ़ा सकती है। वजह, अप्रैल के मुकाबले कच्चे तेल की कीमतें डबल हो चुकी हैं। यानी कि आप ये मानकर चलिए, आपको जब राहत मिली थी तो राहत मिली नहीं, और अब जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, तो आपकी जेब पर डाका डाला जा रहा है। निर्मल, आपसे मैं समझना चाहूंगा, चलिए एक बार मान लेते हैं, क्योंकि कोरोना काल से हम गुजर रहे थे, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए था, रिलीज करने के लिए पैसा चाहिए था, तो उस दौरान उसने टैक्स लगाकर जनता को राहत नहीं दी। लेकिन अब जब जनता की जेब से पैसा जा रहा है, बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि महंगाई, परचेसिंग पावर लोगों की खत्म हो रही है, तो उस टैक्स को थोड़ा कम कर दे, कम से कम राहत मिले पब्लिक को। देखिए विजेंद्र, सीधे तौर पर बात करें तो राजस्थान के अंदर जब लॉकडाउन नहीं लगा था उससे पहले लगभग 54 लाख लीटर पेट्रोल की रोजाना खपत थी। सरकार ने जो वैट लगा रखा था उस समय, अब इस समय 38% है पेट्रोल के ऊपर। अगर इसमें से अपन सीधे तौर पर 8% निकाल दें तो 30% था, और डीजल पे 6 इस दौरान 8% बढ़ा है, वो 22% था। इस पूरे लॉकडाउन अवधि के अंदर जब 21 मार्च तक कोई बढ़ोतरी नहीं हुई पेट्रोल डीजल के अंदर, चूंकि लॉकडाउन लग गया तो 90% तक जो पेट्रोल डीजल की खपत थी वो घटी जी। इसका नुकसान सरकार को सीधे तौर पर यह हुआ कि सरकार को जो 100-125 करोड़ रुपए रोजाना वैट के तौर पर मिलता था, अगर राज्य सरकार की बात करें तो वो मिलना एक तरह से पूरी तरह से बंद हो गया। सरकार को पैसे की जरूरत थी, तुरंत प्रभाव से 21 मार्च को 22 मार्च को लॉकडाउन लगता है प्रदेश के अंदर, और 21 मार्च को वैट बढ़ाया जाता है पेट्रोल डीजल के ऊपर। उसके बाद 7 अप्रैल को बढ़ा दिया जाता है, फिर 15 मई को बढ़ा दिया जाता है। 3 बार ये बढ़ता है, और बढ़ने की जो पीछे जो सिर्फ मंशा थी सरकार की, ये थी कि पैसा किस तरह से आए राज्य को, सरकारी खजाने में पैसा, क्योंकि कोविड-19 से भी आपको सीधे तौर पर लड़ाई लड़नी थी। लेकिन नुकसान क्या हुआ कि आपने जब ये 8% वैट की वृद्धि करी, तो जो भी ट्रांसपोर्टर राजस्थान के बाहर से आता है, खासकर हमारे यहाँ सबसे ज्यादा 5000 से ज्यादा ट्रक जो ट्रांसपोर्ट की बात करें सीधे तौर पर हरियाणा या दिल्ली या एनसीआर के क्षेत्र में जाते हैं, वो सब लोग या तो हरियाणा पेट्रोल डीजल भराते हैं या फिर पंजाब में पेट्रोल डीजल भराते हैं, गुजरात की तरफ से आते हैं रतनपुर बॉर्डर से तो गुजरात भराते हैं, क्योंकि 8 से 10% वैट का सीधे तौर पर अंतर है। इसका नुकसान सरकार को यह हुआ कि सरकार ने वैट बढ़ाने की जो मंशा पीछे थी पैसा कमाने की, वो बल्कि गंवा दिया जी, क्योंकि पड़ोसी राज्यों से लोग खरीदने लगे जो ट्रांसपोर्टर आते हैं। तो निश्चित तौर पर सरकार को जो 100-125 करोड़ रुपए के गेन की बात थी, वो 100-125 करोड़ रुपए का नुकसान होने लगा। और इसका जो नुकसान हुआ सीधे सीधे तौर पर जो पेट्रोलियम डीलर्स हैं उनको भी हुआ, क्योंकि पेट्रोलियम डीलर्स ने पिछले दिनों कहा कि हमें तो आर्थिक पैकेज देनी, तो सब बंद हो जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से लेवी, सेस और तमाम जो राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रखा, अभी शशांक ने कहा कि 20 रुपए पेट्रोल की कीमत है। अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें, जो आप कह रहे थे लॉकडाउन से पहले की स्थिति थी, लॉकडाउन के बाद एकदम से $1 या यूं समझिए कि उससे भी कम का भाव आ गया था। अमेरिका पैसे भी ले जाइए, तेल भी ले जाइए। लेकिन इसमें समझने वाली बात है, भारतीय बास्केट की कीमत ज्यादा नहीं घटी थी, $32 प्रति बैरल के आसपास थी, लेकिन काफी कम हो गई थी जी। और अभी भी भारतीय बास्केट की बात करें सीधे तौर पर तो $38 प्रति बैरल है। तो पैसा इतना दाम बढ़ा नहीं है जितना आप वैट बढ़ा रहे हैं, सेस बढ़ा रहे हैं, लेवी अभी सेंटर ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो लगा, सेंट्रल एक्साइज की बात थी, 10 रुपए सीधे तौर पर बढ़ाया। तो जनता को जो 3 महीने पहले 74 रुपए का जो पेट्रोल मिल रहा था, आज आप 83 रुपए से ज्यादा का दे रहे हो। डीजल की स्थिति भी आप जो कह रहे हैं इसके हिसाब से तो राजस्थान में सरकार भी लूट रही है और पब्लिक भी लूट रही है। निश्चित तौर पर देखिए विजेंद्र, इसमें एक तकनीकी चीज को समझना बहुत जरूरी है। आपने अनलॉक फेज जो है, फेज 1 अनलॉक का जो है 1 जून से शुरू कर दिया, और सारे जितने भी निजी जो भी कार्यालय हैं, जो संस्थान है, ऑर्गेनाइजेशन या सरकारी, सबने कहा कि जितने भी कर्मचारी फुल स्ट्रेंथ से सारे ऑफिस से चलेंगे, उनको आना पड़ेगा। ट्रेन आपकी नहीं चल रही,
आपका पैसेंजर ट्रांसपोर्ट बिल्कुल न के बराबर चल रहा है जो रोड के ऊपर चलता है जी। तो सीधे तौर पर लोगों को अपनी कार, अपने दुपहिया वाहन, अपने चौपहिया वाहन, उनके पास जो भी साधन है उनसे एकदम से उनको पेट्रोल खरीदने की जरूरत पड़ी, और जब उनको पेट्रोल डीजल की जरूरत पड़ी उसी दौर में आपने दाम बढ़ा दिए। तो ये तो कोड़ में खाज की स्थिति है। एक तो भीषण सुरेश गर्मी। चौधरी जी, ये किस तरीके की रणनीति है सर? खुद भी लूट रहे हैं और जनता को भी लूटने पर मजबूर कर रहे हैं। वीरेंद्र जी, मैं आपको इस डीजल पेट्रोल की लड़ाई के लिए पहले मैं आपको 8 साल पहले ले जाऊंगा। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब आज के रक्षा मंत्री, आज के प्रधानमंत्री, आज के वित्त मंत्री, आज के गृह मंत्री, ये सारे सर पे सिलेंडर और हाथ में पीपी लेके और पूरे दिल्ली को और पूरे भारत को बंद कराने चले थे। उस समय पर बैरियल $120 से लेके और $160 पर बैरियल तक के कच्चे तेल के भाव थे। आज $32 से लेके जी और $38 तक पिछले 4 साल से कच्चे तेल के पर बैरियल के भाव हैं। तो जब इतना तेल, कच्चा तेल इतना सस्ता हो गया, पूरा इतना सस्ता तेल, कच्चा तेल मिल रहा है, तो भारत सरकार ये जनता को सीधी रिलीफ क्यों नहीं दे रही है? सर, मैंने आपको टोका नहीं, लेकिन जरा मुझे बताइए कि जयपुर के अंदर ₹83 पेट्रोल बिक रहा है, यही पेट्रोल दिल्ली के अंदर ₹75 बिक रहा है, यही पेट्रोल कोलकाता में ₹77 बिक रहा है, यही पेट्रोल मुंबई में ₹82 बिक रहा है, राजस्थान में सबसे महंगा क्यों है? विजेंद्र जी, इस गणित को समझाइए। नहीं, मैं इसी पॉइंट पे आ रहा हूं जी कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। भारत सरकार राजस्थान सरकार को कोई पैसा रिलीफ देना नहीं चाहती, लोन देना चाहते हैं, रिलीफ। अरे नहीं सर, देना दिल्ली चाहते। से भी महंगा है लेकिन यहाँ पर। सवाल ये है, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार नहीं है, मैं खुद मुंबई में भी बीजेपी की सरकार नहीं है, विजेंद्र जी, वहां से भी महंगा है यहाँ पर। विजेंद्र जी, इसका भी इतिहास उठा के देख लें। 1.5 साल पहले यहाँ राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी। राजस्थान और हरियाणा में डीजल में और पेट्रोल में हमेशा ही 4-4.5 का अंतर हमेशा ही रहा है, और अब वो ₹8 के आसपास हो गया। हाँ, अब ज्यादा हो गया, ये बात मैं सहमत हूँ। इसके इस गणित को क्यों नहीं समझ रहे? चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा निर्मल हूं तिवारी जिस कि हम गणित को हमारी समझा रहे हैं, पार्टी के शशांक जिस अंदर- गणित को समझा रहे हैं कि पेट्रोल एसोसिएशन को भी नुकसान हो रहा है, जनता को भी नुकसान हो रहा है और सरकार को भी नुकसान हो रहा है, ये गणित क्यों नहीं समझ में आ रहा? नहीं, बिल्कुल ये गणित ऐसी है, अगर इसके अंतर से 4-4.5 के अंतर से अगर ज्यादा अंतर हो गया तो उसमें अगर स्टेट गवर्नमेंट को, डीलर को या किसी को भी नुकसान हो रहा है तो सरकार उस पर तुरंत विचार विमर्श, सरकार को भी नुकसान हो रहा है। हाँ, हो रहा है। सुरेश गर्ग अगर आप ये कह रहे हैं सुरेश तो गर्ग जी, सर, जब पेट्रोल कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरी तो आपने वैट लगाया, टैक्स लगाया और उसको अपनी जेब में डाल दिया। अब जब वहां पर पैसा बढ़ रहा है तो उसको जनता की जेब से क्यों निकाला जा रहा है? उसको कम कीजिए ना सर। देखिए वीरेंद्र जी, मैं आपको कहना ₹20 की चीज आप ₹83, ₹80 में बेचने पर मजबूर कर रहे हैं सर, और वो जनता से लिया जा रहा है। बिल्कुल वीरेंद्र जी, मैं उसका जवाब देता हूं। आप ये देखिए कि सरकार की रेवेन्यू कहां से जनरेट होती है। 3 तरीके से रेवेन्यू सर, जनरेट जनता होती को मार थोड़ी ना है। देंगे। मैं वही चीज बताना चाह रहा हूं। 3 तरीके से सरकार की रेवेन्यू जनरेट होती है, जीएसटी कलेक्शन से, इनडायरेक्ट टैक्स से, डायरेक्ट टैक्स से और एक्साइज से। आज हमारा जीएसटी कलेक्शन जो 1,10,000 करोड़ रुपए पे था, वो आज 41,000 करोड़ रुपए पे आ चुका है। सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, स्टेट को पैसा देने के लिए, स्टेट के विकास के लिए पैसे की जरूरत होती है। तो आज हमारे पास में जीएसटी कलेक्शन 1,10,000 करोड़ से सीधा 41,000 करोड़ रुपए पे आ गया। दूसरा मतलब ये आप मान रहे हैं ना कि व्यापार धंधे ठप पड़े हैं कि जब हमारी सुरेश गर्ग जी, इसका मतलब ये आप निकाल रहे हैं ना कि व्यापार धंधे ठप पड़े हैं, मैं सोलंकी जी जेब में पैसा नहीं है। जब हमारी राजस्थान आप ये मान रहे हैं ना सर? तब सुरेश हमारे गर्ग जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि रेवेन्यू कलेक्शन घटा, इसका मतलब ये कि पैसा जनता के पास नहीं है, और जनता के पास अगर पैसा नहीं है तो उस पर और बोझ भी डाल रहे हैं। अरे आपके प्रधान, मैं कह रहा हूं कि गृह मंत्री जी डीजल पे रानी जी ये सिलेंडर लेके रोड पे खड़े थे। आज वो समय बदल गया क्या? मतलब राजस्थान के आज साथ में $38 कांग्रेस सरकार अन्याय कर रही है। आपको कहां जरूरत आ गई थी? जब राजस्थान में हमारी सरकार थी, जब हमारी राजस्थान में सरकार थी, तब 18% डीजल पे वेट था, वरना रियायत तो ना, आप लेट क्या देना चाहते हो? रियायत तो ना, आप गरीब को कुचलना क्यों चाहते हो? उसका सहयोग करो ना। आप किसान को मारना क्यों चाहते हो? उसके साथ खड़े हो ना। आप किस बात में लगे हो? अभी आप लोग केवल एमएलए को सेटिस्फाई करने में लगे हो ना। अरे सर, रुक जाइए, दोनों रुकिए, दोनों रुकिए, दोनों को मैं रोक रहा हूँ, रुक जाइए आप, दोनों रुकिए जरा। सुरेश गर्ग जी,
MLA सुरेश गर्ग जी, आप कमाल की बात यह है कि दोनों का ही नाम सुरेश है। रुक जाइए दोनों। राजस्थान की कर्नाटक जनता में सुरेश चौधरी जी, सुरेश चौधरी जी, चलिए। प्रियंका जावक जी अर्थशास्त्री हैं। प्रियंका जावक जी, प्रियंका जावक जी, सर रुक जाइए, दोनों को म्यूट कर दिया। प्रियंका जावक जी, आप जरा मैम इस अर्ध गणित को समझाइए कि किस तरीके से 20 रुपए की चीज 83 रुपए में चल रही है, जनता को लूटा जा रहा है। राहत देने की बात आती है तो राहत दी नहीं जाती, जब पैसा वसूलने की बात आती है तो पैसा वसूला जाता है। और साथ में यह भी बताइए मैम कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से क्या देश में महंगाई नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल, सीधे तौर पे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और इस पेट्रोल के दाम के एक पेट्रोल के दाम के बढ़ने से सारी चीज़ों पे हमारे हर छोटी से छोटी चीज़ को मतलब महंगाई का दर बढ़ जाता है। उसे एज अ गृहिणी मैं कह सकती हूँ, अर्थशास्त्री में कह सकती हूँ कि ये बहुत दर्दनाक है, बहुत दुखदाई है हमारे भारत के लिए कि दूसरे देशों में मतलब पेट्रोल के दाम एक समांतर है। पाकिस्तान को ले लीजिए, जर्मनी को ले लीजिए, सब जगह पेट्रोल के दाम कम है, पर हमारे यहाँ पे टैक्सेस के वजह से हमारे जो पेट्रोल बेस रेट पे जो पेट्रोल आता है उसकी 2% ज़्यादा, मतलब 200% ज़्यादा आपका पेट्रोल दाम हमसे टैक्सेस लिए जाते हैं, एक्साइज ड्यूटी ली जाती है, वैट लिया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को फायदा होता है। आम आदमी के बारे में इस पे विचार नहीं किया जाता। आम आदमी के जेब पे सीधा सीधा पेट्रोल का असर पहुंचता है। अर्थशास्त्री के तौर पे अगर मैं कहूं, आज की स्थिति को, कोरोना के बाद की स्थिति को अगर देखा जाए, कोरोना के दौर में देखा जाए, तो अर्थशास्त्री के तौर पे भारत सरकार के पास और राज्य सरकारों के पास राजस्व नहीं है, और ये सीधा सीधा तौर से ये जनता की जेब से निकालने का तरीका है, क्योंकि इनकम टैक्स आपका आ नहीं रहा, सेल्स जीएसटी आपका आ नहीं रहा, आपका एक्साइज हो नहीं रहा, इंपोर्ट ड्यूटी आ नहीं रही आपकी। तो आप सीधा सीधा ये 2-3 मापदंड है जिससे आप ये तय कर पाएंगे और आप पैसा नॉर्मल इंसान से ले पाएंगे। पर आप ये देखिए कि इसको कैसे, ये प्रधानमंत्री हमारे माननीय मोदी जी को भी विचार करने के लिए जरूरत है, और ये राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी को भी ये विचार करने की जरूरत है कि इसको कैसे कम किया जाए और सीधा सीधा तौर पे कैसे आम नागरिक को इसका फायदा दिया जाए। तो ये बहुत दर्दनाक है, बहुत वो है, पर इसका आज की डेट में मैं ये कह सकती हूँ कि सरकारों के पास में कोई विकल्प नहीं है इसको बढ़ाने के अलावा। बट मैम विकल्प तो जनता के पास भी नहीं है पैसा देने के अलावा, लेकिन फिर भी मजबूरी का मतलब ये थोड़ी ना है कि जनता का खून चूसते ही रहेंगे। शशांक आपके पास मैं आना चाहूंगा और ये समझना चाहता हूं कि जब बिल्कुल सरकार की तरफ से पेट्रोलियम पदार्थों को डिकंट्रोलाइज किया गया है, सरकार का नियंत्रण सीधा नहीं, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि 70 दिन के लॉकडाउन के दौरान पैसा बढ़ा क्यों नहीं, कम क्यों नहीं हुआ? क्या ये अघोषित कंट्रोल नहीं सरकार का? और अब जब जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, कभी 50 पैसे, कभी 25 पैसे, कभी 45 पैसे और 9 दिन में 5 रुपए बढ़ा दिए गए, ये किस तरीके का डिकंट्रोलाइजेशन है? देखिए, ये तो एक बहुत बड़ी मिथ है कि सरकार का इस पर कंट्रोल नहीं है। ये 100% कंट्रोल में रहता है, और इसको जब जब सरकारें चाहती हैं अपने बेनिफिट के लिए झूठ कहें सीधा सीधा, ये जनता के सामने साफ झूठ है कि पेट्रोलियम पदार्थ डिकंट्रोलाइज है, ये झूठ है। झूठ शब्द इस्तेमाल करें? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं गलत बात नहीं, कहीं भी डिकंट्रोलाइज गलत बात है। ये पेट्रोलियम कंपनी पे रेट डिसाइड करती है, गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर रही है, पेट्रोलियम कंपनी रेट डिसाइड कर रही है। शशांक अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। सर, रेट तो इम्पैक्ट तो तभी आता है ना जब टैक्सेस घटाए बढ़ाए जाते हैं, तो डिकंट्रोल कहाँ हुआ? डॉलर प्राइस से आज देखो ना 76 रुपए 15 पैसे हो चुके हैं। डॉलर प्राइस जब मनमोहन सिंह की सरकार थी 2013 के अंदर, तब डॉलर प्राइस आज 57 रुपए था और पेट्रोल 83 रुपए 12 पैसे था। आज डॉलर प्राइस 76 रुपए 15 पैसे में पेट्रोल की प्राइस 82 रुपए हो चुका है। पाकिस्तान में मेरे को पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देना जी। सर रुक जाइए, दोनों रुकिए, सुरेश चौधरी जी रुकिए, गर्ग साहब सुन लीजिए, शशांक अपनी बात कीजिए। मेरा मकसद देखिए, मैं यहाँ पर ऐसा जी, मैं यहाँ पर आपको इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फैक्ट्स हैं वो बता देता हूँ जी।
कि जब ये कोरोना शुरू हुआ था तो चूंकि बैरल और डॉलर की जो रेशो थी वो काफ़ी कम थी, जी। तो सरकार ने उस वक्त सही समझा कि साहब इस पर एक्साइज ड्यूटी, और स्टेट ने समझा कि इसमें वैट बढ़ा दिया जाए जी। पर अब चूंकि ये बैरल की रेटें वापस बढ़ने लग गई हैं, तो सरकार को दोनों सरकारों की ये जिम्मेदारी है कि पब्लिक को रिलीफ दे, क्योंकि पब्लिक वैसे ही बहुत परेशान है। और इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे अब राजस्थान का केस ले लीजिए, अब आप राजस्थान के जितने बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो देख लीजिए, वहाँ पर डीजल की बिक्री खत्म हो चुकी है जी। और इसका इम्पैक्ट ये होता है कि आपके जो मान लीजिए एग्रीकल्चर इनपुट है तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो न सिर्फ जो पैसा आपकी जेब से जा रहा है, अपितु जो इनडायरेक्टली आप जैसे आप दाल खरीदेंगे, सब्जी खरीदेंगे, आटा दाल चावल जो भी खरीदना चाहेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसमें भी लगती है और फार्मिंग की कॉस्ट उसमें भी आती है। और फार्मिंग का बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट है आपका डीजल। आज की तारीख में करोड़ों लीटर डीजल राजस्थान सरकार को तो चेतना चाहिए। यहाँ जो कांग्रेस के महानुभाव बिराज रहे, मैं उनको बताना चाहूँगा, फिगर्स हैं इस बात के कि करोड़ों लीटर डीजल चोरी का राजस्थान में घुस रहा है। और ये डायरेक्ट रेवेन्यू का लॉस है और उसका कारण चोरी का यही है कि बाकी स्टेट्स आपसे 7-8 रुपए सस्ते हैं जी। तो जो स्मगलर्स हैं किसान भी अपना माल उनको बाहर यहाँ पर भेजने डीजल लग गया लाना राजस्थान बहुत से बाहर, प्रॉफिटेबल मंडी हो टैक्स गया की है। वजह से। आप ये देखिए कि जब गंगानगर जिले में जब अभी लॉकडाउन हुआ और जो बॉर्डर सील कर दिए गए तो गंगानगर जिले की डीजल की सेल पिछले सालों के मुकाबले 20% बढ़ गई। क्यों? क्योंकि स्मगलिंग बंद हो गई जी। तो अगर आप स्मगलिंग ही सिर्फ बंद कर देंगे तो ही आपके रेवेन्यू 20-25% बढ़ जाएंगे। ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा भी जनता को रिलीफ देते हैं डीजल पेट्रोल में, जो कि देना चाहिए, 83 रुपए एक रिकॉर्ड है, 83 रुपए और 76 रुपए डीजल, ये अपने आप में इतिहास में पहली बार हुआ है। इसको अगर आप कम करेंगे तो डेफिनेटली सेल बढ़ेगी और आपकी रेवेन्यू बढ़ेगी। आप आरटीआई लगवा लीजिए किसी भी आदमी से, राजस्थान सरकार के रेवेन्यू में एक्चुअली कमी आई है जी इस बढ़ोतरी के बाद। तो इनकी जो मंशा थी कि ठीक है, वापस शशांक आपके पास आऊंगा। निर्मल वही बात वो भी कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि अगर गवर्नमेंट के पास विकल्प नहीं है तो गवर्नमेंट विकल्प तलाशे। दरअसल विकल्प तो जनता के पास भी नहीं है। रोजगार उसका जा चुका है, कटौती हो चुकी है, उद्योग धंधे बंद पड़े हैं, आगे का कुछ पता नहीं है। उसमें अगर उसकी जेब में 2 पैसे बचेंगे तो उससे परचेसिंग पावर बढ़ेगी, वरना तो सब खत्म हो जाएगा। निश्चित तौर पर देखिए, क्योंकि समय कम रहता है तो मैं विजेंद्र जी तीन पॉइंट है जिन पर छोटा संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। एक तो रोटी कपड़ा और मकान जी, दूसरा टैक्सेस की यूनिफॉर्मिटी, क्योंकि जीएसटी में लाने की बात पेट्रोल को बहुत लंबे समय से हो रही है कि जीएसटी में ला जाए। अगर जीएसटी में लाया जाए, केंद्र सरकार इस ओर प्रयास करे तो टैक्सेस की यूनिफॉर्मिटी होगी। अगर 30% राजस्थान में तो 30% ही गुजरात में होगा, 30% ही एमपी में होगा। पहला काम ये होना चाहिए। रोटी कपड़ा और मकान इसलिए कि जैसे ही पेट्रोल डीजल महंगा होता है, जिस तरह से शशांक ने भी कहा, हर चीज पे उसका इंपैक्ट आता है। आप सब्जी भाजी से लेकर कपड़े से लेकर मकान बनाने की अगर आप सामग्री की बात करो, तमाम चीजें एक साथ महंगी होती हैं। इवन आप ऑटो वाले के पास भी बैठोगे तो कहेगा साहब भाड़ा आप तो 50 रुपए लेता था, आपसे 60 इसलिए ले रहा हूं कि पेट्रोल में 5-5.5 रुपए बढ़ गए। तीसरी चीज जो सबसे अहम है, सरकार के पास कंटिजेंसी प्लान क्यों नहीं था, आकस्मिक प्लान? जब आपको पता है कोविड की बात नवंबर से हो रही है, नवंबर 2019 से हो रही है और लगातार चीजें बढ़ रही हैं कि ऐसा ये समय आ सकता है। और मार्च के शुरुआत में आके तो पता पड़ गया था कि हाँ ये सब चीजें होने जा रही हैं। आपने सारे पर्यटन स्थलों को 18 तारीख को बंद कर दिया, जबकि 22 को लॉकडाउन लगाया। यानी आपको सारी चीजों का पता था, तो आपके पास एक कंटिजेंसी प्लान, ये फेल्योर है सीधे तौर पर केंद्र और राज्य दोनों का, कि दोनों के पास कोई कंटिजेंसी प्लान नहीं था कि ऐसी स्थिति में आकर हम कैसे रेवेन्यू लेके आएंगे। आप सीधे तौर पर सिर्फ पेट्रोलियम, क्योंकि विजेंद्र एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ, जो सबसे बड़े पेट्रोल डीजल के खरीदार हैं वो है रेलवे और दूसरे ट्रांसपोर्टर्स, जो रोड ट्रांसपोर्टर्स हैं। रेलवे आपकी बंद पड़ी है, 2.5-3 महीने से आपने कोई खरीदारी नहीं की, तो सरकार को यह भी तो देखना है कि हम खुद ही पेट्रोल खरीदते थे, क्योंकि रेलवे भी एक सरकार का पीएसयू है। तो उस सरकार जब रेलवे खरीदता है, सबसे बड़ा खरीदार है, 48% का खरीदार सिर्फ रेलवे। रेलवे बंद पड़ी है आपकी, रोड ट्रांसपोर्ट आपका सीधे तौर पर बंद हो गया था, टैक्सेस गुजरात में अलग है, हरियाणा में अलग है, आपके यहाँ 8% ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं एक जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होना चाहिए, तो उसमें फेल्योर जरूर है। केंद्र और राज्य सरकार के दोनों के स्तर पर टैक्स बढ़ा करके आप रेवेन्यू नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि उसकी खपत कम हो जाती है। आप ये कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी क्राइसिस को समझ ही नहीं पाई। बिल्कुल विजेंद्र, देखिए सीधे तौर पर फाइनेंशियली मैं तो फिर कहूंगा कि फेल्योर है दोनों सरकारों के स्तर पर। आपके पास कंटिजेंसी प्लान नहीं था, आपके पास ऐसे अफसर ही नहीं है इस मोर्चे पे, ऐसा लगता है, क्योंकि जिनके पास इस तरह का प्लान ही नहीं था कि आप सिर्फ टैक्स बढ़ा करके कोई भी चीज, विजेंद्र अगर 100 चीज बिकती है 10 रुपए की और एक 2000 चीज बिकती है 6 रुपए की, तो आप 6 रुपए में बेचो ना, उसको 10 रुपए में क्यों बेच रहे हो आप? ठीक बात। दूर से राज्यों से हम क्यों पेट्रोल लेके आए? क्योंकि 5000 अगर ट्रक हमारे पास रोजाना राजस्थान में प्रवेश करते हैं और 5-5 हजार लीटर अगर डीजल खरीद के हरियाणा या गुजरात से आ रहे हैं, तो हमें मिल क्या रहा है? उन राज्यों को मिल रहा है। ट्रांसपोर्ट हमारे यहाँ हो रहा है और रेवेन्यू कमा रहे हैं वो। हम कितने हमारी टूट रही है और पैसा वहां जा रहा है। 80% कर दो, क्या फर्क पड़ता है? रेवेन्यू तो आपका गिर रहा है। ठीक बात। सुरेश चौधरी जी, सर इस पर कोई समीक्षा होने वाली है नहीं? क्योंकि लंबे वक्त से सब कुछ हो रहा है, क्योंकि आपने भी कहा कि बीते 4-5 साल से भी ये डिफरेंस है
और ये डिफरेंस नहीं है, ये डिफरेंस पब्लिक के जेब पर भी पड़ता है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू पर भी पड़ता है और जो पेट्रोल डीजल एसोसिएशन है उसकी जेब पर भी पड़ता है। जब तीनों जगह नुकसान है तो फिर इसको वापस लिया क्यों नहीं जा रहा? कम से कम जो बॉर्डर स्टेट है उनके बराबर आप कर दीजिए, टेंशन ही खत्म हो जाएगी। नहीं, ये विजेंद्र आप ठीक कह रहे हैं कि जो कोरोना पीरियड में जो रेटें बढ़ाई और अब जो रेटें सरकार केंद्र सरकार ने बढ़ाई, उस रेशे में राजस्थान स्टेट को नहीं बढ़ानी चाहिए थी। इस पे हम विश्लेषण करेंगे, हमारे अधिकारियों से इस पर राय मशवरा करके और पैसे का कैसे इसका ठीक किया जाए, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस तो है जी, सब स्टेट के पास है। क्योंकि केंद्र सरकार को इस टाइम पे राजस्थान स्टेट को कोई एक्स्ट्रा पैसा देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया। अब सुरेश जी कह तो रहे हैं, लेकिन 34,000 करोड़ रुपए स्टेट गवर्नमेंट को दिए हैं सरकार ने पिछले 10 दिन पहले ही, पूरे 34,000 करोड़ रुपए, 17,000 करोड़ रुपए 20 सबको दिए, वो हमें दिए। लोगों के महिलाओं के खाते के अंदर 1,500 रुपए ट्रांसफर किए, 80 करोड़ लोगों को बोलने से गेहूं भेजे हैं, बीच में बोलने से 8 करोड़ महिलाओं को क्लियर नहीं सिलेंडर होती। 3 मैं महीने कह के रहा हूं, मुफ्त हमने दिए पैसा हैं। बढ़ा रखा है, तो मैं ये जोर से सब बोलूंगा केंद्र तो सरकार पैसा ने कम किए नहीं हो हैं जाएगा। और उसके तो अंदर आपका बीच राजस्थान में भी चिल्लाने शामिल से है। आप आपके कह रहे हो ना संबंध कि कम नहीं हो केंद्र सरकार ने जाएगी। कुछ भी नहीं दिया, आपकी केंद्र सरकार ने ये सब कुछ लोन राजस्थान देना भी चाहती शामिल है, है। केंद्र सरकार लोन देना चाहती है, रिलीफ नहीं देना भैया, चाहती। 20 लोन करोड़ देना चाहती है, रिलीफ नहीं देना चाहती। आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन ढक रहे ट्रांसफर हैं। किया इसलिए है। मैं कह रहा हूं कि केंद्र 80 सरकार को करोड़ रिलीफ लोगों के को रूप में गेहूं देना पहुंचाए चाहिए। हैं। क्या और राजस्थान राजस्थान के के लोगों को सरकार के बेनिफिट मिला? मुख्यमंत्री अशोक किसानों को गहलोत जनप्रिय नेता 18,600 है, करोड़ रुपए उनके खाते में वो ट्रांसफर धरातल किए के हैं। क्या नेता है। राजस्थान के वो वो लोग नहीं जैसे है क्या? इन्होंने मंडी टैक्स मैं का कहना चाह रहा हूँ, उनको मंडी पता टैक्स चला आपने एक 2% मिनट क्यों में खत्म लगाया? कर दिया, आपको पता ही मंडी नहीं है। टैक्स क्यों लगाया? मंडी टैक्स आज खत्म हो गया, आपको किसान पता ही नहीं है। आज किसान राजस्थान की जगह दूसरे स्टेट में क्यों जाने लग गया? आज किसान को दूसरे स्टेट में जाने की क्या जरूरत आ गई थी? मैं कह रहा हूं, आज बॉर्डर के पेट्रोल पंप गरीब बंद को, होने के कगार में क्यों है? किसान क्योंकि को, आप छोटे लोगों ने रेट व्यापारी इतना को, बढ़ा दिया। जब हमारी गवर्नमेंट थी 18% रेट था, उसको चलिए, आपको मैं लड़ने के लिए ब्रेक का वक्त दे रहा हूं, आप ब्रेक में निपटा लीजिएगा अपनी चीजों को ताकि मुद्दे पर वापस लौट सकें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्या वाकई में तेल में चिंगारी और महंगाई की तैयारी केंद्र सरकार ने कर ली है और इस वजह से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए जा रहे हैं? 9 दिन में 5 रुपए से ज्यादा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं और राजस्थान में देश में सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल के दाम हैं। और इसका विश्लेषण यह कहता है कि राजस्थान सरकार को भी नुकसान हो रहा है, आम आदमी को भी नुकसान हो रहा है और पेट्रोल डीजल एसोसिएशन को भी नुकसान हो रहा है। आप भी हमें कॉल करके अपनी राय बता सकते हैं कि आप इस बारे में क्या कुछ सोचते हैं। लगातार फोन नंबर हम फ्लैश आपके लिए करेंगे, आप कॉल करके अपनी राय बताइए, सवाल भी आप पूछ सकते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रियंका जाबक जी, ये कौन सा अर्थशास्त्र की राजस्थान को नुकसान भी हो, पेट्रोल डीजल एसोसिएशन को नुकसान भी हो और आम जनता को भी नुकसान हो? मैम, रिलीफ कैसे मिले आम आदमी को कि पेट्रोल भरवाने जाए तो कम से कम 2 रुपए जेब में बच जाए और सरकार को नुकसान भी ना हो? बिल्कुल बिल्कुल सर, सबने बोला कि विकल्प नहीं है, ना राजस्थान सरकार के पास है ना केंद्र सरकार के पास है, पर विकल्प है हमारे पास में। जितनी भी कंपनियां हैं हमारी ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, उनके सबके ओवरहेड कॉस्ट इतनी ज्यादा है। आप अगर इसका एक कॉम्प्रोमाइज देखें कि जो रेट बेस रेट है उसके अंदर एक्साइज जोड़ी जा रही है, सेस जोड़ी जा रही है, वैट जोड़ी जा रही है, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो नहीं ध्यान में आ रहा किसी के, वो है ओवरहेड कॉस्ट कंपनियों की। जो ऑयल कंपनियां हैं उनकी ओवरहेड मार्केटिंग कॉस्ट इतनी ज्यादा है, अगर उसको कम कर दिया जाए तो ये सीधा सीधा मुनाफा आप एक आम नागरिक के जेब पे डाल सकते हैं जी। तो ये एक विकल्प है। दूसरा विकल्प है, एज ए नागरिक हम लोगों को भी होना पड़ेगा। मैम, इसको थोड़ा क्लियर कीजिए कि कुल प्राइस का कितना परसेंट है ये जिसको आप ओवर रेट कह रहे हैं? लेने जा रहे हैं फिर वापस गाड़ी निकालते। ओवरहेड कॉस्ट कम से कम 15 से 20% ओवरहेड कॉस्ट है हर कंपनी की, जिसको जोड़ा जा रहा है, जिसको हमारी आम नागरिक के पॉकेट पे ही असर आ रहा है उसका। अगर इसको कम कर दिया जाए तो इसके मार्केटिंग कॉस्ट को कम कर दिया जाए, ओवरहेड कॉस्ट को ठीक है मैम, आपको रोकना चाहूंगा। एक कॉलर हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं, रोहित शर्मा। रोहित, सवाल कीजिए, क्या कुछ कहना चाहते हैं? सर, मैं सवाल कहना चाहता हूँ, अगर ये लॉकडाउन में कोरोना की मार तो वैसे ही लोगों में पड़ी हुई है जी, अगर इस पेट्रोल को थोड़ा दिन बाद, महीने 2 महीने बाद बढ़ाया जाता तो एक बार जो आम सिचुएशन है वो जनता है वो आराम से कवर हो सकती थी। जी ठीक है रोहित, मैं आपकी
आपके सवाल का जवाब मैं यहां पर लूंगा, लेकिन शशांक, जिसको ओवर रेट कहा जा रहा है, प्रियंका जी को आपने सुना होगा, आप अपने एंड से उसको कम कर दीजिए, थोड़ी राहत तो जनता को मिले। बिल्कुल सर, इसको अभी तो नहीं बढ़ाना चाहिए क्योंकि हर आदमी के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं हो, महंगाई से वैसे ही मर रहा है। ठीक है, विश्लेषण पूछा था जी मैं आपको उसका जवाब देता हूं जी। जी इनकी जो कंपनीज की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, अभी गंगानगर को जो है जयपुर से फीड करते हैं, तो 3 से 4 रुपए तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड हो जाती है जी। और इनके जो नए पेट्रोल पंप लगाने के ऊपर एक एक पंप के ऊपर 1 करोड़ रुपए लगा देते हैं, तो अल्टीमेटली वो पैसा कहां से आ रहा है? वो तो आपके और मेरी जेब से ही तो आ रहा है जी। अगर पेट्रोल पंप नुकसान पे भी चलता है तो भी 4 पेट्रोल पंप उसके सामने लगा देते हैं जी। तो इनकी ऑडिट होनी चाहिए। इनफैक्ट इनके ऊपर तो इमीडिएटली बैन लग जाना चाहिए कि साहब इस हालात में कोई नया पेट्रोल पंप खुलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो मैडम फरमा रहे हैं वो बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि इनके जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। आफ्टर ऑल ये हैं तो PSUs ना। आज रिलायंस राजस्थान में 700 पंप से काम चला रहा है, और जबकि आप ये जितनी भी तीनों ऑयल कंपनीज हैं इनके पंप उठा लीजिए, 3,500 से ज़्यादा पेट्रोल पंप खोल रखे हैं इन्होंने। इनमें से कितने पंप वायबल हैं और कितने अनवायबल हो गए, इनको कहिए इसकी ऑडिट करें, तो अपने आप इनके एक्सपेंडिचर कम आ जाएगा। और ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का इन्होंने गेम चालू कर रखा है, उससे ही 4 रुपए तक का रेट में अंतर आ जाता है जी। गंगानगर और जयपुर में जो 4 रुपए का अंतर है पेट्रोल डीजल की रेटों में, विद इन राजस्थान बता रहा हूँ आपको, मैं बाहर किसी स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ अभी जी। राजस्थान के अंदर ये जो रेट का डिफरेंस है यही इतना ज्यादा है बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। एक ट्रांसपोर्टर्स को इन्होंने एक माफिया क्रिएट हो गया ट्रांसपोर्टर्स का, जिसको कि कंपनी अपने खर्चों पे पाल रही है जी। तो अगर आप तो इनको उसको withdraw कम कर किया लेते जा तो सकता अपने है। आप, ठीक है, public एक को कॉलर 3 से हमारे 4 साथ रुपए का हैं, वैसे भी रिलीज राजवीर हैं हनुमानगढ़ से। राजवीर, सवाल कीजिए। हाँ जी, नमस्कार जी। हेलो जी, सवाल कीजिए। हाँ, सवाल है जी। प्रणाम। जमींदार पर बहुत बहुत बढ़िया सब। थैंक यू वेरी मच। सुरेश गर्ग जी, जिस तरफ प्रियंका जावक जी ने इशारा किया उस तरफ सोच लीजिए, कम से कम अगर अपनी जेब से पैसा निकालने का मन ना हो, केंद्र सरकार का राहत देने का मन ना हो, और इसके साथ साथ जो सवाल जयपुर से किया गया था, 2 महीने रुक जाते, कम से कम जनता को उनके पैरों पर खड़ा तो होने दीजिए। मैं आपको सोलंकी जी बताना चाहता हूं कि प्रियंका जी गलत बोल रहे हैं कि 15% ओवरहेड कॉस्ट है। कोई 15% ओवरहेड कॉस्ट नहीं है, मात्र 3 से 4% की ओवरहेड कॉस्ट है। 15% जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। अगर उनके पास आंकड़े हो तो वो बताएं। 3 से 4% मैं मान लेता हूं। 3 से 4% तो सर आपको मार्केटिंग के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, मार्केटिंग तो करना जरूरी है। ठीक है। और आप जहां तक है तो राजस्थान के अंदर ही तो पेट्रोल की प्राइसेस ज्यादा है ना। और शशांक जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्टर नेक्सस तैयार हो रखा है, उसका क्या करेंगे? यहाँ पे ज्यादा है। दूसरा मैं आपको कहना चाहता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जहां तक बात है, हमारे पास में आज से 30 साल पहले मात्र 14 दिन का विदेशी मुद्रा भंडार हुआ करता था जी। आज हमारे पास में 501 अरब डॉलर से ऊपर विदेशी मुद्रा भंडार जा चुका है, जो कि 1 साल से ऊपर आयात जितना होता है उससे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार आ गया। तो ये एक देश को मजबूती के लिए बहुत जरूरी चीज है। आम आदमी कमजोर पड़ा है, आम आदमी कमजोर पड़ा है सर। सोलंकी जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि आम आदमी, मुझे ये बताइए 2013 के अंदर सुरेश गर्ग जी, सर मेरे आम आदमी को इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसको ये फर्क पड़ता है कि एंड ऑफ द डे उसकी जेब में 2 रुपए हैं या नहीं है। में सस्ता है सर, छोड़ दीजिए सर, इन आंकड़ों को छोड़ दीजिए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, सुरेंद्र जुड़े हैं बीकानेर से। सुरेंद्र, सवाल कीजिए अपना। हेलो जी। हाँ सर, मैं आपकी इस मुहिम को सबसे पहले फर्स्ट इंडिया को धन्यवाद देता हूँ जी, कि शुक्रिया। आम जनता की और लोगों की जो ये पीड़ा है आपने उठाने का कष्ट किया है जी। सर, आज मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन के दौरान सब्जी से लेके आटा तक, तेल तक मार्केट में रेटें डाउन हो गई है। यानी खाने पीने की सामग्री जो लौकी 10 रुपए किलो मार्केट में बिकती थी वो अभी 2 रुपए किलो मार्केट में बिक रही है जी। और तेल ऐसी क्या चीज है जो ये पेट्रोल के सरकार दाम बढ़ा रही है, जो ये बिल्कुल ये नीति गलत है। सरकार कहीं ना कहीं इस मामले पे फेल होती नजर आ रही है। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, जयपुर से पंकज जुड़े हैं। पंकज, सवाल कीजिए। पंकज, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए इनको वापस जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन सुरेश चौधरी जी, सर बहुत से रिलैक्सेशन ऐसे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट तो दे ही सकती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट भी दे सकती है, और कम से कम राजस्थान के लोगों को राहत उससे मिल सकती है। कई चीजों का जिक्र हो चुका है, शशांक कर चुके हैं। इसके अलावा
प्रियंका कर चुकी हैं, किसी एक मेथड को तो अपनाइए सर। नहीं वीरेंद्र जी, मैं इस बात से सहमत हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो राजस्थान की जनता से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि हमारा पेट्रोल की रेट ज़्यादा है। ये हमारी बजट की व्यवस्था जैसे ठीक होगी हम कम करेंगे। लेकिन मैं आपको फिर कहना चाहूंगा कि गर्ग साहब ने अभी कहा, सुरेश जी नहीं मैं एक मिनट बात पूरी कीजिएगा सर, मैं आपको टोक ही नहीं रहा हूं। अरे सर मैं आपको टोक ही नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपने जो ये कहा, सर सुन तो लीजिए, आपने ये कहा कि जैसे ही बजट सही होगा, सर सुनिए ना, आपने ये कहा कि जैसे ही सुरेश चौधरी जी, सुरेश गर्ग जी रुकिए जरा, सर रुकिए जरा, सुरेश चौधरी जी, सुरेश चौधरी जी, सर सुनिए ना एक मिनट, पहले तो सर सुनिए सर, प्लीज सर प्लीज सर, मैं ये कह रहा हूं आपको, आपने कहा सुरेश जी, पहले तो अच्छा लगा कि सर आपने माफी मांगी कि कम से कम यहां पर रेट बाकी राज्यों से ज्यादा है, इसको जिम्मेदारी कहते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो गणित सब कुछ समझा रहे हैं, निर्मल समझा रहे हैं, शशांक समझा रहे हैं कि अगर पेट्रोल डीजल के दाम तत्काल यहां पर सीमावर्ती राज्यों के बराबर कर देंगे तो रेवेन्यू बढ़ जाएगा। अब समझिए चीज को, रेवेन्यू बढ़ जाएगा, जनता को 2 पैसे बच जाएंगे। तो इसके लिए तो इसका इंतजार करना ही नहीं चाहिए कि कब राजकोषीय घाटा कम होगा, कब जेब में पैसा आएगा, तब हम ये डिसीजन लेंगे। ये डिसीजन लीजिए, पैसा आना शुरू हो जाएगा। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन इस टाइम पे हम भारत सरकार की तरह नहीं है कि जनता रोड पे है, मजदूर रोड पे है, पूछने वाला कोई नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री संवेदनशील है जी, फिर भी पेट्रोल डीजल के बाबत ने मैंने आपके चैनल के माध्यम से मैंने क्षमा मांगी है, मैं क्षमा मांगी है। मैं अभी भी राजस्थान सरकार से कोई गलती होगी उसकी क्षमा मांगूंगा। गर्ग साहब आप बीच में बोल के कोई ज्यादा नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूं कि राजस्थान सरकार इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी पक्का अधिकारियों से आपके चैनल से जाने के बाद में मैं उनसे अनुरोध करूंगा, आपकी ये सूचना भेजूंगा और जो जितना हो सकता है पक्का करेंगे। जैसे उनको मंडी टैक्स का पता चला, किसान पे भार पड़ने का पता चला, दूसरे दिन इमीडिएटली उन्होंने हटा दिया। इनको अभी तक पता ही नहीं है, ऐसे इनको ये भी पता नहीं होगा। हमारे साथ भगवान सिंह जी जुड़ गए हैं। भगवान सिंह जी सवाल कीजिए अपना। सर रुक जाइए, जनता की सुन लेते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया भगवान जी, शुक्रिया भगवान जी, सर सुन लेते हैं। पंजाब में, गुजरात में जो अंतर है उससे राजस्थान को वास्तव में बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। चाहे बीजेपी की सरकार, भाजपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार को, दोनों सरकारों में ये एक ही हमेशा गलत नीति रही है, जिससे राजस्थान को बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, पेट्रोल पंपों को बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। इसको तुरंत एक रेट लाई जाए जिससे हमारी बिक्री बढ़ेगी और हमारे जो मेन अंतर आ रहा है घाटा वो भी पूर्ति हो जाएगा। आपका बहुत धन्यवाद ये मुद्दा उठाने के लिए। शुक्रिया भगवान जी। निर्मल तिवारी, वाकई में अगर इसको सोचा जाता है और इसको एग्जीक्यूट किया जाता है तो इससे बेहतर कुछ नहीं कि जनता को भी 2 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाए, सरकार को भी 2 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाए और पेट्रोल डीजल एसोसिएशन को भी थोड़ा सा मुनाफा हो जाए। देखिए विजेंद्र, समझने वाली बात है कि पेट्रोल डीजल पर जो टैक्सेस की व्यवस्था है 20 रुपए का अभी जो बेसिक प्राइस है वो पेट्रोल की 20 रुपए के आसपास है और करीब 42 से 43 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर ले रहा है और 20 से 25 रुपए स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर विभिन्न ड्यूटीज, सेस, टैक्सेस, लेवीज लगाकर ले रही है। केंद्र सरकार को पेट्रोलियम की अगर सीधे तौर पर बात करें तो 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का टैक्स साल में मिलता है जी। राज्य सरकार की बात करें तो 20,000 से 22,000 करोड़ रुपए के करीब राज्य सरकार को भी टैक्स मिलता है। अब समझने वाली बात यह है कि कोविड-19 के दौर में ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी आपको कि आपको पेट्रोल डीजल के ऊपर सेंटर को भी टैक्सेस बढ़ाने पड़े, स्टेट को भी टैक्सेस बढ़ाने पड़े। सेंटर के, मैं वापस उसी पे आऊंगा, कंटिजेंसी प्लान नहीं था, लेकिन समझने वाली बात है कि रुपया कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है, इसको समझना बहुत जरूरी है, इस गणित को समझना बहुत जरूरी है इस पर चर्चा के लिए। हमारे पास जो हमारे राजकोषीय जो व्यवस्था, राजकोषीय घाटा हमारा 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का राज्य सरकार की बात करें, 1,32,000 करोड़ के आसपास की जो अर्निंग है और 1,70,1,72,000 करोड़ रुपए के आसपास के हमारे एक्सपेंसेस हैं, वह है। तो ये जो आय व्यय का अंतर है इसको पाटने के लिए ही राज्य सरकार क्या करती है, खासकर कोविड-19 के दौर में विभिन्न पीपीई किट भी लेना था आपको, तमाम मास्क, सैनिटाइजर, अब जैसे 10 करोड़ रुपए का फ्री सैनिटाइजर बांटा सरकार ने, अच्छी बात है, लेकिन इसको पाटने के लिए जरूरी नहीं कि आप जनता को सीधे तौर से प्रत्यक्ष भार लगाएं। सरकार ने क्या किया कि 20-22 हजार करोड़ रुपए पेट्रोलियम से आता था, वो सीधा घट गया क्योंकि कोविड-19 के दौर में 2.5 महीने पूरी तरह से रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की बात करें, सीधे तौर पर बंद हो गया। उसके बाद सरकार को सबसे ज्यादा पैसा आता है एक्साइज से। एक्साइज से सरकार को 12,000 करोड़ रुपए मिलता है, शराब की दुकानें बंद थी, बार बंद हो गई, तमाम होटल बंद हो गई। उसके बाद जो सरकार को सबसे ज्यादा पैसा आता है वो जीएसटी से। तो जीएसटी चूंकि सेंटर के पास भी इस बार इतना अच्छा ज्यादा कलेक्शन नहीं था, जो सरकार को करीब 42,000 करोड़ रुपए राज्य सरकार को जीएसटी में अपना अंश मिलता है, वो पूरा नहीं मिल पाया। सेंटर से जो मैचिंग ग्रांट थी वो सेंटर ने पूरी तरह से बंद कर दी।
वार्षिक योजना की बात करें जिसका आकार 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है, उसमें मैचिंग ग्रांट जो सरकार को देनी थी केंद्र को 62% वो नहीं दी। नाबार्ड ने अपनी साख नीति जारी नहीं की, किसान मर गया। कहने का मतलब है कि वित्तीय प्रबंधन दिल्ली से लेकर जयपुर तक कहीं ना कहीं चरमराया हुआ था। होना यह चाहिए था कि कम टैक्स करके बिक्री ज्यादा बढ़ाई जाती, यहाँ और वहां से रेवेन्यू को बढ़ाया जाता। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े कोटा से, शाहिद सवाल कीजिए। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर, ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इतनी तेल की रेट कम है, फिर भी पता नहीं क्या हो रहा है। लॉकडाउन में पहले से ही मर रहे हैं, फिर भी इतनी तेल की रेट है, दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। आपके दर्द को हम समझ सकते हैं और उसी दर्द को सबके सामने लाने के लिए हमने ये प्रोग्राम किया है। आपके सवाल का जवाब हम ले लेंगे। जयपुर से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पंकज सवाल कीजिए। दोबारा आपने फोन किया है। पंकज, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं, लगता है पंकज से एक बार फिर से संपर्क टूट गया है। सुरेश गर्ग जी, एक फेलियर है लेकिन ठीक है, उसको फेलियर मत मानिए, कम से कम राहत थोड़ी सी दीजिए, किसी भी तरीके से दीजिए। जब बार बार हर कोई समझा रहा है कि एक ऑप्शन है, उस ऑप्शन को लीजिए सर। जब आप ये कह रहे हैं कि जनता को राहत देनी है तो राहत दे दीजिए। ये आप मानते? अच्छा पहले ये बताइए सुरेश गर्ग जी, आप ये मानते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के साथ महंगाई बढ़ेगी? आप ये मानते हैं? देखिए मैं आपको कहना चाह रहा हूं, पेट्रोल डीजल के दाम कब बढ़े? जब डॉलर प्राइसेज बढ़ी है। डॉलर प्राइसेज 76 रुपए 15 पैसे आपको एक बार रोक रहा हूं, पंकज ने तीसरी बार कॉल किया है। पंकज अपना सवाल कीजिए, अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो। पेट्रोल के प्राइसेज बढ़ी है, जनता को कब बार बढ़ा? तब मैं कहना राजस्थान गवर्नमेंट को कहना चाहता हूं। अरे 43 राजस्थान गवर्नमेंट को कहना चाहता हूं कि दूसरे स्टेट के कंपैरिजन में तो कर लो, आप अपना रेवेन्यू क्यों देख रहे हो? सुरेश गर्ग जी, आपने क्या कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम जब बढ़े हैं, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़े हैं, आपने ये कहा ना सर? तो ये बताइए कि जब दाम कम हो रहे थे तब पेट्रोल डीजल के दाम कम क्यों नहीं हुए? गवर्नमेंट ने अपनी रेवेन्यू जनरेट की है, जीएसटी कलेक्शन जो तो जब दाम कम होंगे तब आप अपनी जेब भरेंगे और जब दाम ज्यादा होंगे तब जनता की जेब से पैसा निकालेंगे। ये कौन सा गणित है सर? भंडार को खाली कर दो ना, भारत की जनता मर जाएगी तब खाली करोगे क्या? उनके लिए ऊपर भेजोगे क्या भंडार? वो आज जनता के, अरे सर जनता की जेब में आज पैसा है नहीं, आप ना जाने कौन सा गणित समझा रहे हैं। भारत की जनता को मारने के बाद में भंडार खोलोगे क्या? 80 करोड़ रुपए को आप भंडार के ऊपर सांप बन के सोओगे क्या? 20 करोड़ लोगों कुछ भंडार का करोगे क्या? भंडार तो खाली कर दिया आपने। 18,600 करोड़ रुपए किसानों के अंदर पैसा पहुंचा है, तो वो रेवेन्यू कहां से आएगी? जब मैं ये कहना चाहता हूं कि जब पूरे स्टेट में हर स्टेट के अंदर रेटें कम है तो आप क्यों नहीं करना चाह रहे हो? सुरेश चौधरी जी रुक जाइए सर दोनों रुकिए एक बार। अरे सर एक कॉलर है, उस कॉलर को सुन लेते हैं। सांचौर से हमारे साथ गजेंद्र जी जुड़े हैं। गजेंद्र जी सर रुकिए, जरा दोनों रुकिए सर। एक कॉलर जुड़े हैं, उनको सुन लेते हैं। सुरेश गर्ग जी रुकिए सर। गजेंद्र कहिए क्या कहना चाहते हैं? सर मैं राजस्थान में गुजरात बॉर्डर पे हूँ जी, और हमारे यहाँ से गुजरात में 7 रुपए का डिफरेंस है जी। तो जिस लोकेशन में मैं खुद पेट्रोल पंप डीलर हूँ जी, जिस गांव में पंप है वहाँ के लोग पास से डीजल लेके आते हैं, तो हमारा वहाँ बैठना कहाँ तक उचित है? मतलब आप कह रहे हैं कि आप राजस्थान के हैं लेकिन पेट्रोल डीजल से जनता लाती है, आप ये कह रहे हैं? लाती है, तो ये रेवेन्यू तो गवर्नमेंट का जा रहा है, लूज हो रहा है ना जी। तो सर उसी दर्द को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको कैसे खत्म किया जाए। शुक्रिया फोन करने के लिए। कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं हनुमानगढ़ से, जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र सवाल कीजिए। जी, किसानों का क्या होगा सर? उनका ट्रैक्टर चलता है, उनके फसलों के रेट भी बढ़ेंगे। जी, आपने बहुत बड़ा सवाल यहां पर किया जिसको हम उठा भी रहे हैं बार बार। सुरेश गर्ग जी सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिएगा सर, इधर उधर नहीं। क्या पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ेगी, हाँ या ना? नहीं, महंगाई कंट्रोल में है अभी। महंगाई अरे सर बढ़ेगी हाँ या ना? महंगाई कंट्रोल में है। पेट्रोल डीजल के दाम कंट्रोल में है नहीं सर, क्या झूठ बोल रहे हैं? सर शास्त्री हमारे साथ है, रुक जाइए दोनों। अरे सर रुक जाइए दोनों, झूठ नहीं। प्रियंका जी सवाल मेरा आपसे है। प्रियंका जी, क्या पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई नहीं बढ़ेगी? सर महंगाई कहाँ कंट्रोल में है? प्रियंका जी, जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तब 14% थी महंगाई दर। यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे 14% हुआ करती थी, आज 4 से 5%। सवाल का जवाब दीजिए। बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट के उस पे नहीं जाइए, सेंट्रल और स्टेट में आप आम आदमी को नुकसान दे रहे हैं। ठीक बात है। सेंट्रल प्रियंका जी आप अपनी बात पूरी कीजिए और मुझे ये बताइए
कि असर पड़ पेट्रोल रहा है। डीजल सर, के एक दाम बार बढ़ने आप से क्या पॉलिटिक्स किसानों से की ऊपर सेहत उठ के पर आम असर नहीं आदमी के पड़ेगा? बारे में सोचिए। क्या जितनी भी चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं क्या वो महंगी नहीं होंगी? सर, किसान से लेके एक टैक्स पेयर तक सबके जेबों पे असर पड़ता है। पेट्रोल एक ऐसा माध्यम है क्योंकि पेट्रोल से ही सारी चीजें लिंक है। ये एक विशेष सर्कल है, हम जिस विशेष सर्कल में फंस जाते हैं कि पेट्रोल अगर बढ़ता है तो उससे पिन से लेके प्लेन तक हर चीज का दाम बढ़ जाता है। और ये हमारे जो मंत्री लोग हैं वो ये नहीं समझ पा रहे सर। ये कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई में, केंद्र और स्टेट की लड़ाई में ये समझ नहीं पा रहे कि आम आदमी पे क्या असर पड़ा। उस आम आदमी के दुख को हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि सरकार ने कितना दिया, कि सरकार ने कितना दिया, गणित में उलझे पड़े हैं मैम कि यूपीए में क्या हुआ, एनडीए में क्या हो रहा है, जनता से किसको कहां लेना देना है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं पाली से, हीरालाल जी। हीरालाल जी, सवाल कीजिए अपना। हाँ सर, मैं गाड़ी ड्राइवर हूँ सर। जी सर, हमारा डीजल रेट कम थी उस समय भी, ये वही किराया था, और आज डीजल की रेट बढ़ रही है वही किराया। ये तो हम तो क्या, हमें तो किराया बढ़ा के लेना पड़ेगा, फिर महंगाई का भार पड़ता है। ठीक बात है, ठीक बात है। और आपके ऊपर नहीं है, बहुतों पर असर पड़ रहा है। आपके सवाल का जवाब मैं यहां पर दूंगा, लेकिन जयपुर से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, महेंद्र जी। महेंद्र जी, सवाल कीजिए। महेंद्र जी, आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है, एक बार दोबारा कहिए, क्या कह रहे हैं? मैं विश्वकर्मा ट्रांसपोर्ट यूनियन का अध्यक्ष हूँ जी। तो डीजल पेट्रोल का हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि हरियाणा में भी हमारे से कम रेट है, यूपी में भी हमारे से कम रेट है, और मैं व्यवसाय में 30 साल से हूँ। जो महंगाई अभी है, कोरोना में जिस तरह से डीजल का बढ़ाया जा रहा है, तो बड़ा हमारे दुर्भाग्य है। हमारा ट्रांसपोर्ट व्यापार करना बड़ा ही बहुत ही बाधित हो रहा है कि हम किस तरह से व्यापार करें। ठीक है निर्मल, वाकई में ये दर्द है क्योंकि जितने भी ट्रांसपोर्ट से जुड़े, आपने पहले जिक्र किया था ऑटो वाले का, लेकिन ऑटो नहीं, यहाँ पर जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं उन सबका यही दर्द होगा, क्योंकि सब तो ये कहेंगे यार कोरोना का वक्त है, आपको ज्यादा पैसा नहीं दे पाएंगे, लेकिन ज्यादा पैसा उनको जेब से देना पड़ रहा है। बिल्कुल, देखो विजेंद्र, एक सीधी सी गणित है जिसको समझ लेते हैं। 22 मार्च को राजस्थान में लॉकडाउन लगता है, उसके बाद सेंटर भी घोषणा करता है लॉकडाउन की, तमाम चीज़ें प्रक्रिया चलती है। 22 मार्च से ठीक पहले जो सीमेंट था, अगर हम सीधे रोटी कपड़ा मकान पे आए, क्योंकि आम आदमी की जरूरत वही होती है, रसोई सारी चीज़ें इसमें जुड़ जाती हैं। सीमेंट की कीमत 298 रुपए से 305 रुपए प्रति बैग थी। ठीक है, आज वो 340 से 350 रुपए प्रति बैग है। ट्रांसपोर्टर को पहले भी 9 रुपए पर किलोमीटर किराया दिया जा रहा था उस सीमेंट कंपनी के द्वारा, आज भी 9 रुपए। तो वो ट्रांसपोर्टर कहाँ जाए जिसको ट्रक चलाना था, ना तो उसकी ट्रक की किस्त निकल रही, ना खलासी का पैसा, ना ड्राइवर का पैसा। ये तो बात एक और ये ट्रांसपोर्टर की बात 2 महीने उसको ट्रक को खड़ा रखना पड़ा है। निश्चित तौर पर उसको खड़ा रखना पड़ा, उसकी किस्तें निकलना मुश्किल हो गई। ड्राइवर को और खलासी को जो पैसा देना था, तनख्वाह देना था, वो मुश्किल हो गया। दूसरी बात करते हैं हम सीधे तौर पर, अगर हम मकान की बात करें तो इससे सारा मकान का जो भी मटेरियल जाता है, एक आम आदमी का सपना होता है कि वो छत के नीचे रहे, वो सारा चूर चूर हो गया। आप जो डस्ट लेते थे, डस्ट जो 10 रुपए से 12 रुपए प्रति फुट मिला करती थी, आप पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ गए कि उसकी वो आज 30 से 35 रुपए फिट मिल रही है। उसमें वो भी मार्जिन ले रहा है, ऐसा नहीं है कि माफिया उसके बीच में संलग्न कहीं नहीं है, वो मार्जिन है वो भी ले रहा है। तो मकान आपका महंगा हो गया, रसोई आपकी महंगी होने से क्या हुआ, तमाम जो आपको एक घर का खर्च एक गृहिणी चलाती थी, क्योंकि फूड ग्रेन की बात करें, दाल जो 90 रुपए या 100 रुपए आ रही थी, 150 से 160 रुपए भी आ रही है। तेल की भी कीमत बढ़ी है, सब्जियों की कीमत बढ़ी है, क्योंकि जैसे ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं इन सब चीजों पे फर्क पड़ता है। कपड़े की बात करें, तन पे पहनने का जो कपड़ा बाहर से ट्रांसपोर्टर होके आ रहा है, उसकी कीमत बढ़ गई। राजस्थान से बाहर जाने की बात करें तो राजस्थान से जितनी भी निर्माण सामग्री थी विजेंद्र, वो राजस्थान से बाहर जाती थी, लेकिन जैसे ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं उसका ट्रांसपोर्ट तो कम हुआ ही हुआ है। और मैं वापस उसी बात पर आ रहा हूं, पड़ोसी राज्यों से डीजल को भराया जा रहा है, उससे सीधे तौर पर स्टेट की बात करें तो 10 से 20 हजार करोड़ रुपए साल का सीधा नुकसान हो रहा है। तो इसको रोकना है, इसको रोकना। आप कहीं ना कहीं आपको अब बिक्री कर को आपको कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि जनता सड़क पर निकल चुकी है। आपने अनलॉक फेज 1 शुरू कर दिया, ऑफिस फुल स्ट्रेंथ के साथ चला दिया, तो निश्चित तौर पर दुपहिया से भी पहुंच रहा है, चौपहिया से भी पहुंच रहा है, तो उसको अपने वाहन में पेट्रोल डीजल डलाना ही और पड़ेगा। ये दरअसल पेट्रोल डीजल की मार नहीं है, जनता पर चौतरफा मार है, क्योंकि सब कुछ इसकी वजह से महंगा हो चुका है। शशांक, आपसे मैं इसको फाइनल कमेंट के तौर पर समझना चाहूंगा कि राजस्थान में अगर 5 रुपए पेट्रोल डीजल कम किया जाता है, यानी कि सीमावर्ती राज्यों के साथ इसको बराबर किया जाता है या 10-20 पैसे कम किया जाता है, तो राजस्थान को रेवेन्यू में कितना इजाफा होगा, सरकार के जेब में कितना ज्यादा पैसा होगा, एक आंकड़ा तो निर्मल दे चुके हैं। आपका आंकड़ा क्या कहता है? नहीं, डेफिनेटली जो रेवेन्यू है वो उसमें डेफिनेटली बढ़ोतरी होगी, ये फॉर श्योर है।
और आप जो अगर आपको रेवेन्यू फिगर्स देखने तो पंजाब के राजस्थान से कंपेयर कर लीजिए। जो पंजाब का रेवेन्यू है आप मान लीजिए उतना तो आपका आ ही जाएगा जी। पंजाब एक कांग्रेस रूल स्टेट है, आप में और पंजाब में 9 रुपए का अंतर है डीजल की रेटों में। अगर आप डीजल की रेटें 9 रुपए बराबर कर देते तो जो रेवेन्यू पंजाब की है वो कम से कम तो आपकी आएगी, जबकि आपके पास हाईवे नेटवर्क पंजाब से 4 गुना ज़्यादा बड़ा है। तो तो जो मैं कंक्लूजन में कहना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि राज्य सरकार को जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उसके हिसाब से अपनी डीजल की रेटें और पेट्रोल की रेटें तय करनी चाहिए जी। और लॉन्ग टर्म के लिए जो है ये एक पूरे देश से संबंधित मामला है, इसलिए इसको जीएसटी में जब तक नहीं लाया जाएगा ये डिफरेंसेस रहेंगे और ये आए दिन का फ्लक्चुएशन चलता रहेगा। लेकिन शशांक लगता है कि तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, इसको इतनी आसानी से खत्म नहीं किया जाएगा। सुरेश गर्ग जी, सही कह रहा हूं मैं? ये मांग बहुत उठाई है जब विपक्ष में आप रहे हैं कि जीएसटी मिलाएंगे, जीएसटी मिलाना चाहिए, जीएसटी मिलाना चाहिए। इस पर सोलंकी जी मैं बनाना चाहता हूं कि जीएसटी के अंदर डिसीजन जीएसटी काउंसिल लेती है। जीएसटी काउंसिल के अंदर हर स्टेट के टाइम में भी वही लेती होगी। हर स्टेट का चीफ मिनिस्टर, हर स्टेट का एक प्रतिनिधि जीएसटी काउंसिल के अंदर होता है और उसके अंदर वोटिंग होती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि राजस्थान गवर्नमेंट में कांग्रेस की सरकार है, वो जीएसटी काउंसिल में ये मुद्दा क्यों नहीं उठाती कि साहब इसको जीएसटी के आना चाहिए। गलत भ्रमित मत भैया, वोटिंग होती है जीएसटी काउंसिल के अंदर, हर स्टेट की वोटिंग होती है, आपको ये पता नहीं है। पेट्रोल डीजल भैया ये सब अरे आप जीएसटी लाने के लिए जीएसटी लाने वाले हर स्टेट कांग्रेस में वोट हर स्टेट की इजाजत होना जरूरी है, इसके बाद में होता है। हर स्टेट अगर बोलेगा तो जीएसटी काउंसिल में हमारा जो पेट्रोलियम मंत्री है वो उन्होंने खुद ने कहा कि पेट्रोल जीएसटी के अंदर आना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार का इसके अंदर विरोध था। राज्य सरकार ये कहती आई है कि सर नहीं जीएसटी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम इसको वेट में रखिए, आप विरोध करिए। सीधा लूटना अच्छा ठीक है, मुझे ठीक है आप दोनों रुक जाइए, मुझे प्रोग्राम को क्लोज करना है। सर रुकिए, दोनों प्रोग्राम को क्लोज करना है। सुरेश गर्ग जी सिर्फ हाँ या ना में बताइए, जो लॉकडाउन के दौरान रियायत दी गई थी और उसके बाद जो आपने टैक्स बढ़ाया है उसमें से कुछ % कम हो सकता है या नहीं हो सकता, सिर्फ ये बताइए सुरेश गर्ग जी। बिल्कुल सही है, कम करेंगे हम, एक्साइज को कम करेंगे और जनता को फायदा देंगे। हम राजस्थान गवर्नमेंट की तरह नहीं है। सुरेश चौधरी जी क्योंकि आप पहले ही कह चुके हैं कि इस बात को लेकर आप मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे, मान लिया जाए कि थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा। बिल्कुल 100% जो राज्य के अंदर टैक्स का डिफरेंस है उसके लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान की सरकार पक्का कम करेगी। ठीक है प्रियंका, क्या वाकई में आपको लगता है कि अगर 4-5 रुपए भी पूरे देश के अंदर पेट्रोल डीजल पर, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से कम हो जाए, तो जो महंगाई धीरे धीरे बढ़ रही है उसको नियंत्रित किया जा सकता है, आम आदमी को थोड़ी राहत मिल जाएगी? फाइनल कमेंट। बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर ये कम की जाती है तो इससे पूरा फायदा आम आदमी की जेब पे पड़ेगा और इससे फायदा सिर्फ आम आदमी को नहीं होगा, इससे फायदा सरकारों को दूसरी तरीके से मिलेगा, क्योंकि अगर ये दाम कम होते हैं तो वो दूसरे खर्चे में अपना बढ़ा पाएंगी, दूसरी जगह अपना खर्च कर पाएंगे। ठीक है प्रियंका जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शशांक जी आपका भी शुक्रिया, सुरेश चौधरी जी, सुरेश गर्ग जी आपका भी शुक्रिया और निर्मल आपका भी शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। फर्क सिर्फ इतना है कि तेल जब महंगा होता है तो सिर्फ तेल महंगा नहीं होता, उसके साथ बहुत सी चीजें महंगी होती है। और इस दौर में अगर जनता को कुछ राहत मिल सकती है तो तेल पे अगर 2-4 रुपए भी कम हो गए तो बहुत सी राहत मिल जाएगी। उम्मीद करेंगे कि ऐसा हो। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।